बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व किया था और 5th के बाद 6 हमने होमवर्क दिया था क्योंकि 5th और 6 सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो आपने कर लिया होगा। 7 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज sold for ₹880, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें ये बताया कि 12% जो डिस्काउंट हमने दिया इन आर्टिकल किसी भी वस्तु पर, तो 12% डिस्काउंट देने पर हमने उसको कितने में बेचा? सोल्ड फॉर 880 में उसको बेचा। मतलब एसपी जो है वो कितना है? 880। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 12%। क्या निकालना है? मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस का फार्मूला हम लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे गिवन की लाइन आएगी, डिस्काउंट परसेंटेज 12%, एस पी इक्वल टू 880, मार्क प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला जो है हमारा, मार्क प्राइस इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो एम पी इक्वल टू एस पी की जगह पे लिखें हम 880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 12। तो 880 मल्टीप्लाई 100 और 100 में से 12 माइनस होंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 88। अब 88 1 जा 88 एंड 88 1 जा 88, 0 की 0। तो 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? हम 100 में करेंगे। तो हमारा जो मार्क प्राइस होगा वो आएगा 1000। तो देयर फॉर द मार्क प्राइस इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, आफ्टर अलाउिंग 10% ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस ए शॉपकीपर स्टिल गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If the cost price of an article is 180 rupees, then find it marked price. तो यहाँ पे हमें 10% ऑफ मतलब कि डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, तो ये 10% तो डिस्काउंट हो गया। शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट कमाया? 25% प्रॉफिट हो गया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी हमें दे रखा है 180, तो मार्क्ड प्राइस निकालनी है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन सेम है। तो 9 10 11 में से हम केवल 9 सॉल्व कर रहे हैं, 10 और 11 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है और सीपी है। तो सिमिलर उनमें भी वही चीज़ दे रखी है आपको, और यहाँ पर हमें मार्क प्राइस निकालनी, और आपको 10 और 11 क्वेश्चन में भी मार्क प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो एमपी मार्क प्राइस निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज और एसपी। लेकिन हमें एसपी तो गिवन नहीं है, हमें तो क्या गिवन है? सीपी गिवन है ना। तो इन 9 10 11 में पहले आप क्या करोगे? जो आपकी सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, उससे आप एसपी निकालोगे, और जब आपका एसपी का आंसर आ जाएगा तब जाके आप एमपी या मार्क प्राइस निकालोगे। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, और सिमिलर आपको 10 और 11 भी करना है। डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 10%, प्रॉफिट परसेंटेज 25%, सीपी हमें 180 दे रखा है, एमपी मार्क प्राइस हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये सब गिवन में आ गया। इसके बाद सबसे पहले हम वी फाइंड फर्स्ट एसपी को फाइंड करें, क्योंकि एमपी या मार्क प्राइस एसपी पर निकलती है, सीपी पर हम निकाल नहीं सकते हैं ना। तो एसपी का फार्मूला लगाएंगे, तो एसपी का फार्मूला किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर हम एसपी निकालेंगे सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज से। तो फार्मूला होता है सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इस तरह के सॉल्व किए थे, तो वही फार्मूला में यहाँ यूज़ करना है। अब सीपी कितना है? 180 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 अपॉन 100। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 180 इंटू 125 हो जाएगा अपॉन 100।
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस होता है तो पहले वो सॉल्व करना पड़ता है। अब हम इसको 10 से 10 कट किया जी, फिर 2 से कट किया, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। इसके बाद हमने 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब 9 का मल्टीप्लाई 25 से अगर हम करेंगे तो हमारा जो SP है वो आएगा 225। तो हमारा यहाँ पे SP आ चुका है 225। अब हम MP निकालेंगे, मार्क प्राइस निकालेंगे। तो मार्क प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। मार्क प्राइस का फार्मूला होता है SP × 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो MP = 225 × 100 अपॉन 100 माइनस 10% डिस्काउंट हमारा क्या है 10%। तो इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो MP = 225 × 100 और 100 माइनस 10 हो गया। 225 × 100 और 10, 100 में से 10 गया तो 90, 0 से 0 कट, फिर 9 से हमने कट किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 4 बचे तो 9 5 जा 45। तो यहाँ पे 25 टाइम कटा। 25 का × 10 में होगा तो 250 MP आएगा, मतलब कि मार्क प्राइस हमारी आएगी 250। तो देयरफॉर मार्क प्राइस = 250। तो बच्चों सिमिलर मतलब इसी तरीके से 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी सॉल्व किया उसी का अकॉर्डिंग। तो डू योर सेल्फ, तो आपको ये होमवर्क में करना है 10 और 11। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में है आपके, 10 होमवर्क में, 12 वाला हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन एक तो 12 छोड़ा है और एक हमने क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब सेल टैक्स जो होता है, सेल टैक्स एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। मतलब कुछ स्पेशल आइटम पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि आप उन्हें बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उस आइटम की प्राइस के साथ जोड़ा जाता है कि 10% टैक्स लग रहा है, इस पर सेल टैक्स लग रहा है, या 5% सेल टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है, वो अलग से जो अमाउंट लगता है वो हमारा सेल टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो हमने इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.4 वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया क्योंकि सेल टैक्स के क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आते हैं। तो सेल टैक्स से आप एक आध एग्जाम्पल 21 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस एक्सरसाइज को कट कर रहे हैं, मतलब इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट जो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा वो आपको पता होगा कि जब हम कोई भी मनी किसी से उधार लेते हैं या देते हैं या फिर बैंक में जमा करते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ न कुछ इंटरेस्ट या तो मिलता है या फिर देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार दिए हैं 2 साल के लिए, तो आप 2 साल बाद जितने रुपए उधार लिए क्या वही दोगे क्या? नहीं ना, जितने रुपए लिए वो तो देना ही है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी देना है, कुछ अलग से ऊपर से कुछ रुपए देना है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है जो आपने 7th क्लास में सीखा। अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आप उधार रुपए लेते या देते हो वो हर साल उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में प्लस हो जाता है, मतलब जो उधार रुपए लिए दिए उनमें प्लस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से 100 रुपये उधार लेते हैं, लेकिन हमने कितने साल के लिए लिए? 2 साल के लिए। मान लीजिए 100 रुपये पर अगर इंटरेस्ट बनता है 1 साल का 10 रुपये, तो दूसरे साल कितने अमाउंट हो जाएगा? क्योंकि 2 साल के लिए दिए हैं ना हमने, किसी सामने वाले को 2 साल के लिए दिए हैं, तो हमने कहा 10 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 साल तो क्या हुआ, 100 रुपये का 10%, 10 रुपये का इंटरेस्ट बना, तो 100 और प्लस 10 110 रुपये हो गए। लेकिन जब दूसरा साल ख़त्म होगा तो उसको 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट देना है, 100 रुपये पे नहीं देगा। अगर वो 3 साल बाद पैसा अमाउंट करता है तो दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 110 में प्लस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट देखें हम 10% तो 11 रुपीज़ होगा, 11 रुपये हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 110 और 11 121 हो जाएगा ना। तो अगले तीसरे साल के लिए भी अगर इंटरेस्ट हमने दिया है तो वो 121 पर इंटरेस्ट देगा, न कि 100 पर। उसने स्टार्टिंग में कितना दिया ना, हमने उससे कहा चलो 3 साल बाद आप पैसे देना, तो एक साल 100 रुपये पे इंटरेस्ट देगा 10 रुपये। तो दूसरे साल इंटरेस्ट किस पे देगा, 110 पे, क्योंकि इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा प्रिंसिपल में। उसके बाद दूसरे साल इंटरेस्ट बना 11 रुपये। फिर तीसरे साल वापस वो कहेगा एक साल बाद हम देंगे, तीसरे साल बाद देंगे, तो 11 रुपये और प्लस हो जाएंगे, तो 221 रुपये हो गए। उसके बाद 221 का 10% वो तीसरे साल भी इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से हर साल क्या है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। जब आपका पी चेंज हो जाए, प्रिंसिपल चेंज हो जाए, तो इस तरह का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल बाद 100 रुपये ही आपका मेन अमाउंट रहेगा, उसी पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, 100 पर ही इंटरेस्ट देना है। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट में पी का अंतर होता है, प्रिंसिपल का अंतर होता है। कंपाउंड में हमेशा प्रिंसिपल चेंज होता है और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। फार्मूले देखते हैं इसके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले हैं, अमाउंट, मतलब अमाउंट जो ए हम सिंबल में बताते हैं वो निकालने का तरीका है पी ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n ब्रैकेट क्लोज पावर n भी लिखते हैं और टी भी लिखते हैं। ठीक है। तो ए तो आपका अमाउंट हो गया, पी आपका प्रिंसिपल है, आर आपका रेट है और एन आपका टाइम है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर। अब ये तो अमाउंट निकला, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी आई इसका शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इक्वल टू ए माइनस पी, ये इसका फार्मूला है। तो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले आप अमाउंट निकाल लो इस फार्मूले से, फिर सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको ए माइनस पी। और अगर आप डायरेक्ट ही सी आई निकालना चाहते हो तो उसका भी एक फार्मूला है। तो या तो आप ऊपर के दोनों लगाओगे तो सी आई निकलेगा, या फिर नीचे वाला एक ही फार्मूला लगा सकते हो, पी बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n माइनस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे पी कॉमन आ जाता है। तो इस फार्मूले से एक ही फार्मूले से हमारा सी आई निकलता है और इसमें 2 फार्मूले लगाने पड़ते हैं। नॉर्मली हम 2 फार्मूले लगाते हैं क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता है ना, क्योंकि अमाउंट निकाल दिया फिर उसके बाद पी को माइनस कर लेंगे तो हमारा, तो हम ये दोनों फार्मूले का यूज़ ज़्यादा करते हैं। लेकिन आपको दोनों सारे फार्मूले पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे सारे लिखे हैं। अब ये फार्मूले याद होने के अलावा फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट के जो 7th क्लास में हमने पढ़ा था वो भी याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से लिखते हैं, पी × r/t/100। अब पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम है, और अमाउंट का फार्मूला होता है पी + SI। यहाँ पर अमाउंट निकालने का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या है, ए पी + SI, और वहाँ पर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने का फार्मूला ये। तो दोनों के अमाउंट के फार्मूले चेंज है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आपको याद करना है। अब और भी फार्मूले हैं हमारे पास, जैसे ये फार्मूला हमने देख लिया, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर है। तो ये तो कब लगता है, जब आपका जो आर है वो क्या है, एनुअल है। ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है पर अमंग है तो ये फार्मूला लगेगा ऊपर वाला। लेकिन पर अनम मतलब एनुअल नहीं होने के बाद अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ, क्वार्टरली हुआ, इसी तरीके से हुआ तो हमारा अमाउंट और सी आई चेंज हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेट को मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हाफ ईयरली तो आधा कर लेंगे और टाइम को डबल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एन के हो रहा है तो के का मतलब जितने भी टाइम्स होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम में, और रेट में उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी फार्मूले हैं, लेकिन हम उनको इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। मतलब ये हम नया फार्मूला याद नहीं कर रखेंगे, हम पुराने वाले फार्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज असाइनमेंट 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं MCQ।
तो MCQ में हमारे पास फर्स्ट है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 1/2 years at 8% पर annum compounded half yearly इज। वैसे तो इस तरह के MCQ अगर हम देंगे एग्ज़ाम में तो आप ठीक है, आपको सवाल ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट पता नहीं कर पाओगे। और इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है। तो सवाल आ जाए या MCQ आ जाए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको कि किस, अगर मान लीजिए सवाल आ जाए तो आप किससे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में P = ₹15,625। इसके बाद R जो हमारा है वो 8% पर annum, मतलब कि पर एनुअल है। तो यहाँ पर हमें, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन को, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखा है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर के लिए सॉल्व करना है। तो जब भी हमारा हाफ ईयरली होगा तो हम रेट को आधा करेंगे, हाफ करेंगे। तो 8 में तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी। तो 8 में 2 का डिवाइड हुआ तो आंसर आया 4, मतलब 4% हाफ ईयरली रेट चलेगी, क्योंकि हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखना, वहाँ लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसलिए हमने रेट को हाफ किया। और जब हाफ ईयरली होगा तो टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली के लिए टाइम डबल होगा। तो एक्चुअल टाइम क्या है 1/2, तो इसका होगा 3/2 ईयर्स। तो ये ईयर्स है और हमें निकालना है हाफ ईयर के लिए। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर बनाना है तो टाइम को डबल करेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3/2 हाफ ईयर्स। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 हाफ ईयर। तो हमारा जो टाइम होगा वो तो 3 हाफ ईयर में चेंज होगा। मतलब यहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। हमने टी लिख दिया है तो हम फार्मूले में भी टी यूज़ करेंगे। तो आर तो हो गया 4 हाफ ईयर, 4% हाफ ईयर, और टाइम हुआ 3 हाफ ईयर। मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए रेट हाफ हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। जो भी टाइम होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम टाइम को चेंज करेंगे, और जो भी रेट होगी उसको हाफ करके चेंज करेंगे। पहली प्रोसेस तो ये हो गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI, इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब हम नॉर्मल फार्मूले से इसको करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए भी हम वही फार्मूला लगा रहे हैं। हालांकि हमने फार्मूला आपको अभी बताया था कि N वाला K वाला लगता है, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। A = P1 + R/100T। यहाँ पावर हमने N की जगह पे T लिख दिया, टाइम हमने T माना। तो A = P हमारा क्या था 15,625, 1 प्लस रेट हमारी हो गई 4 और 100 और टाइम हो गया है 3, तो 3 हाफ ईयर, तो 3 हो गया। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब 4 से 100 25 टाइम कट होगा। अब 15,625 25 का इंटू 1 में, यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो अपॉन में होता है उसका तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला प्लस होता है। एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो रूल है वही लगता है। 25 का मल्टीप्लाई 1 में तो 25 और 1 प्लस होगा, तो 26/25 की पावर 3। अब 15,625 मल्टीप्लाई 26/25 3 टाइम हम लिखेंगे, 26/25 26/25 26/25। अब हम 25 की टेबल से डायरेक्ट कट कर रहे हैं। 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, तो 156 को हमने 6 टाइम कट करा तो 6 रिमाइंडर आया। 6 और 2 62 हो गए, तो 25 2 जा 50, तो हमारा 12 रिमाइंडर आया, तो 125 हो गया। तो 25 5 जा 125, तो 15,625 कितने टाइम तक कट हुआ 625 टाइम। फिर 25 1 जा 25, फिर 25 2 जा 50, फिर 12 बचा तो 125 हो गया। 25 5 जा 125, तो 25 टाइम। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 26 × 26 × 26। तो 26 का जो क्यूब होता है, मतलब तीनों 26 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 17,576। हमें CI निकालना है, तो CI का फार्मूला हम लगाएंगे A - P, तो 17,576 - 15,625,
तो पी को माइनस कर लिया तो हमारा आया 1951। तो देयर फॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, और नहीं तो हमारा आंसर जो सी आई, और क्वेश्चन आता फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली, तो यही आंसर आता है सी आई वाला। तो सॉल्व इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। सेकंड एमसीक्यू हमारा उसी तरीके से है। द अमाउंट पेड फॉर 1,60,000 एट 10% पर annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 years इज। तो सेमी एनुअली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली बात एक ही है ना, सेमी का मतलब भी हाफ ही होता है। तो ये एमसीक्यू सिमिलर है फर्स्ट जैसा, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ पर सी आई की जगह पर केवल ए तक सॉल्व करना, अमाउंट फाइंड करना है। तो हम आपको केवल इसको स्क्रीन को दिखा देते हैं क्या आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे पी तो आपका 1,60,000, आर आपका 10% पर annum, तो इसको हाफ ईयर बनाना पड़ेगा, हाफ ईयरली। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे तो 5%, टाइम को डबल करते हैं तो 2 years का क्या होगा, 2 × 2 4 हाफ ईयर हो जाएगा। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 फिर यहाँ पर 1,16,000 1 + 5/100 और T4 हो गया। तो ये हाफ ईयरली का जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरह से टाइम और रेट चेंज हो जाएगा, और उसके बाद वही कट करके 4 टाइम लिख के आप कट कर लेना, तो आपका लास्ट में ए आ जाएगा 1,94,481। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।